कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह कि आप सब बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे से ही पढ़ाई कर रहे हैं। अब देखो, पढ़ाई तो करना बनता है भाई, अच्छे तरीके से क्यों नहीं बनता है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम्स हैं, है ना। बहुत सारी प्रिपरेशंस करनी है आपको और बहुत सारे नोट्स भी बनाने हैं उस हिसाब से। तो फिर ख्याल रखना अपना बढ़िया तरीके से, है ना। अच्छे तरीके से नोट्स बनाने की कोशिश करना ताकि आपके आगे तक काम आएंगे वो नोट्स, जब तक आपकी 10th क्लास अभी चल रही है। ठीक है, तो चलो आज की क्लास को शुरू कर देते हैं बिना किसी देरी के। आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं? आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने चैप्टर के बारे में जिसका नाम है जैव प्रक्रम। और फटाफट से चैप्टर आज हम क्या करने वाले हैं, कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, चलो शुरुआत कर देते हैं। अगर मैं कहूँ यहाँ पे कि भाई आपके यहाँ पर आपको क्या देखना है सबसे पहले, तो यहाँ पे सबसे पहले देखो जैव प्रक्रम क्या है, इसके बारे में अपन बात करेंगे। फिर स्वपोषी के बारे में बात करेंगे, विषम पोषी के बारे में, फिर अमीबा में पोषण देखेंगे, फिर मनुष्य में पोषण देखेंगे, फिर मानव श्वसन तंत्र के बारे में बात करेंगे, संवहन के बारे में, मानव में उत्सर्जन और वृक्क में मूत्र निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसके बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, ये फटाफट हम लोगों को क्या करनी है, ऐसे ऐसे चुटकियों में रिवाइज करनी है। ठीक है, तो बने रहना बिल्कुल एंड तक। ओके, तो चलो शुरुआत कर देते हैं सबसे पहले कि जैव प्रक्रम क्या होता है। तो देखो, मैं क्लास में बताया था कि भाई जैसे कि कोई आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो खराब हो जाते हैं तो क्या करते हो आप, उस चीज़ को रिपेयर करवाते हो। तो सेम हमारी बॉडी भी ऐसी होती है। अगर बॉडी खराब हो जाती है, मतलब कि उसमें कोई दिक्कत आने लग जाती है, चोट आ गई या कोई काम में रुकावट आ गई, तो हमारी बॉडी को क्या चाहिए होता है, उसका रिपेयरिंग चाहिए होता है। ठीक है, तो रिपेयरिंग कैसे होता है, इन्हीं सारे प्रक्रमों से होता है, यानी कि प्रोसेस से होता है। तो ये सारे के सारे जो प्रोसेस होते हैं, ठीक है, यही मिलके क्या कहलाते हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं, जो एक इंसान के शरीर को जिंदा रहने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं वो जैव प्रक्रम कहलाते हैं। ठीक है, अब जैव प्रक्रम में आपके पोषण आ गए, श्वसन आ गए, वहन आ गया और उत्सर्जन आ गए, और यही वो चारों टॉपिक हैं जो इस चैप्टर में आपको पूरे करने हैं। ठीक है, चलो फिर जैव प्रक्रम देखो, वही चीज आ गई कि संयुक्त रूप से जीव का अनुरक्षण का कार्य करते हैं, वो जैव प्रक्रम कहलाते हैं। ठीक है, जैव प्रक्रम 4 तरीके के हैं, पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन। ठीक है, चलो फिर जब पोषण की बात आ गई है तो पोषण क्या होता है भाई, पोषण होता है कि जो कोई खाना है हमारे सामने उसको ग्रहण करना। ठीक है, फिर हमारा शरीर क्या करता है, उसका अवशोषण करता है ना, और जो रिपेयरिंग का काम हो रहा है उसमें मदद करता है, और यही सब पोषण कहलाता है। ठीक है, कि भाई भोजन ग्रहण करना, पचे भोजन का अवशोषण और शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग पोषण कहलाता है। ठीक है, और पोषण के आधार पर कि कौन सा जीव किस तरीके से खाना खाता है, कैसे पोषण करता है, ये क्या होता है, 2 तरीके के होते हैं। एक आपका होता है स्वपोषी और एक होता है विषमपोषी पोषण। 2 तरीके के हो गए। स्वपोषी का मतलब क्या होता है कि भाई स्वयं मतलब खुद, यानी कि खुद ही खाना बनाना अपने लिए, और विषमपोषी मतलब, विषम मतलब होता है दूसरा, यानी कि दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना अपने खाने के लिए। तो चलो एक एक करके इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो स्वपोषी पोषण में होता है पोषण का वो तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैव पदार्थों से, जैसे कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाता है, वो क्या कहलाता है, आपका स्वपोषण कहलाता है, स्वपोषी कहलाते हैं वो। ठीक है, तो उदाहरण है हरे पौधे, तो हरे पौधे क्या है, आपके स्वपोषी हैं। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट आपका विषमपोषी। ठीक है, तो पोषण का वो तरीका जिसमें सजीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। ठीक है, ये क्या है, अपना भोजन खुद नहीं बना पा रहे हैं और बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर क्या है, निर्भर है। जैसे कि कौन आ जाएगा, यहाँ पे मानव आ जाएंगे, और यहाँ पर कौन आ जाएंगे, दूसरे जीव आ जाएंगे। ठीक है, ये अपने भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंड होते हैं और ये अपना भोजन खुद बनाते हैं। बस इतना बेसिक सा डिफरेंस यहाँ पर याद कर लो। ठीक है, फिर देखो स्वपोषी पोषण की अगर सबसे पहले बात करते हैं तो इनको ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, स्वपोषी पोषण में हरे पौधों में तथा कुछ जीवाणुओं में जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं उनमें होता है ये। प्रकाश संश्लेषण ये क्या है, अब तो ये वो प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है। ये पदार्थ का कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं, जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर हम कहना ये चाहते हैं इससे, जो हरे पेड़ पौधे हैं ये क्या काम कर रहे हैं, सूरज है, सूरज से इन्होंने लाइट ले ली, सनलाइट, पानी ले लिया जड़ों से, है ना,
और कार्बन डाइऑक्साइड अपने आसपास के वातावरण से ले ली, क्लोरोफिल तो इनकी पत्तियों में है ही, ठीक है, और जड़ों से इन्होंने मिनरल्स वगैरह भी ले लिए, यानी कि लवण खनिज ले लिए। इन सब की मदद से क्या किया इन्होंने, प्रकाश संश्लेषण कर लिया, यानी कि जिसको हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं, ठीक है। प्रोसेस करी और इस प्रोसेस से क्या बना, ऑक्सीजन बना, ठीक है। ऑक्सीजन किसने लिया, हमने लिया, रिटर्न में हमने फिर क्या किया, इनको फिर से कार्बन डाइऑक्साइड रिटर्न में दे दिया, यानी कि गिव एंड टेक की प्रोसेस है। इनसे हम ऑक्सीजन लेते हैं और रिटर्न में हम इन्हें कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, ठीक है। देखो ये रहा, ठीक है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है। तो यहाँ से वाटर, मिनरल और सॉल्ट्स ले रहा है, ठीक है, और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन रिटर्न में दे रहा है, यहाँ से सनलाइट ले रहा है, क्लोरोफिल इनकी लीव्स में है ही, करेक्ट, बिल्कुल। चलो आगे बढ़ जाते हैं। देखो अगर ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना याद से, ठीक है, इसको याद कर लेना, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है कि 6CO2 + H12H2O इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट, मतलब कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल प्लस 12 पानी के मॉलिक्यूल क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की मौजूदगी में क्या दे रहे हैं, ये C6H12O6 यानी कि ये ग्लूकोज दे रहे हैं, देन ऑक्सीजन दे रहे हैं और देन वाटर भी दे रहे हैं, ठीक है। तो ये आपकी रिएक्शन आ जाती है, इस रिएक्शन को बढ़िया तरीके से याद कर लेना। चलो नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री क्या है, तो मैं सब ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ कि ये सारी की सारी चीज़ें ऑलरेडी अभी आपको यहाँ मैंने बता दी है कि यहाँ ज़रूरी है, ठीक है, कच्ची सामग्री है जो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। देन प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती हैं कि जब आपका फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो कौन कौन से यहाँ पे घटनाएं हो रही हैं, इवेंट हो रहे हैं। तो क्लोरोफिल क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है, सबसे पहली चीज। सेकेंड, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में उसको रूपांतरित कर देता है, यानी कि बदल देता है। देन अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन होना, जो जल अणु होते हैं। और लास्ट में कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन हो जाना। तो ये सारे के सारे प्रोसेस पूछ लिए जाते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी घटनाएं होती हैं। तो ये वो घटनाएं हैं जो आपको याद रखनी है, ठीक है, ये आ जाती है पूछने के लिए, तो इसको भी मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर देती हूँ, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारे पास आता है कि सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है, ठीक है। पादप स्वयं के लिए भोजन बना सकते हैं, है ना, और मानव सहित बहुत सारे प्राणी भी क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। वो पादप अथवा पादपों का आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं को अपना भोजन बनाते हैं, और अतः मानव तथा अन्य प्राणी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों पर निर्भर है। तो बेसिकली कहना ये चाहती हूँ मैं यहाँ पे कि लास्टली अल्टीमेटली यहाँ पर जो पादप मतलब जो आपके क्या कहते हैं, हम मनुष्य हैं, जीव जंतु हैं दूसरे, हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहे हैं, हम डिपेंड कर रहे हैं हरे पेड़ पौधों पे, ठीक है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्राप्त करते हैं, सवाल ये आता है। तो पौधे जो है कैसे प्राप्त करते हैं, तो पौधों की पत्तियों की सतह पर एक बड़ी संख्या में छेद होते हैं। अगर ये पत्ती है ना, तो इसके ऊपर क्या है, छेद होते हैं, बहुत सारे छेद होते हैं, ठीक है, जिनको हम क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं, यानी कि स्टोमेटा, ठीक है, ये रहे स्टोमेटा मौजूद होते हैं, ठीक है। और कहा इनको स्टोमा भी कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए हरे पौधे हवा से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेंगे, है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड उनकी सतह पर मौजूद जो स्टोमेटा होता है, यानी कि ये जो आपके छेद हैं, इनसे क्या होता है, CO2 अंदर आता है, ठीक है, इनसे क्या होता है, CO2 अंदर जाता है इन पत्तियों के, और उसी के माध्यम से क्या करता है, पत्तियों में प्रवेश करता है। इतनी चीज ओके, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो ये पत्तियां हैं, ठीक है, इस तरीके से ये इनमें छेद है, ये छेद खुला होगा तो यहां से क्या होगा, यहां से CO2 अंदर जाएगा और यहां से ऑक्सीजन बाहर आएगा। अगर ये बंद होगा तो ना ही CO2 अंदर जाएगा, ठीक है, और ना ही O2 बाहर आएगा, दोनों में से कुछ भी नहीं हो पाएगा, ठीक है, अगर ये बंद होंगे तो। ये देखो खुला रंध्र ये है और बंद रंध्र ये हो जाता है, ठीक है। चलो रंध्र, तो पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं उन्हें हम रंध्र कहते हैं। ये आपकी पत्ती है, इसके ऊपर ये छेद होते हैं, खूब सारे होते हैं, ठीक है, ये तो मैं जरा से बनाए हैं पर बहुत सारे होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, बहुत सारे होते हैं। और इन्हीं को हमने क्या बोला, इन्हीं छेदों को हमने स्टोमेटा बोला। इनके प्रमुख कार्य क्या है, कार्यों की बात करते हैं अगर अपन, कि प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं के छिद्रों द्वारा होता है। नंबर 1 कि जो गैसों का एक्सचेंज हो रहा है वो इन्हीं से हो रहा है, सिंपल सी चीज है। सेकंड, वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में जल जो है रंध्र द्वारा क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं, यानी कि जो इवापोरेशन की प्रोसेस होती है, जहां पर पत्तियों से जल बाहर निकल रहा है,
ठीक है, तो वो किससे हो रहा है, वो भी इन्हीं के द्वारा हो रहा है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। विषम पोषी पोषण यानी कि हेटरोट्रॉप्स क्या होता है, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है ये, ठीक है। तो ये क्या होता है कि प्राणी संपोषण यानी कि होलोजोइक, सबसे पहला इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतः ग्रहण करते हैं तथा उनका पाचन शरीर के अंदर होता है, जैसे कि अमीबा और मानव, जैसे कि अमीबा और मानव, ठीक है। मृतजीवी पोषण जिनको हम कहते हैं सेप्रोफाइट्स, तो मृतजीवी अपना भोजन मृतजीवी के शरीर व सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, जैसे कि फफूंदी हो गया और कवक हो गया। फिर परजीवी पोषण हो गया यानी कि पैरासिटिक, परजीवी अन्य जीवों के शरीर के अंदर या फिर बाहर रहकर उनको बिना मारे उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं या पोषण लेते हैं, जैसे कि जोंक हो गया, अमरबेल है, जू है, फीताकृमि है। यानी कि ये सब लोग क्या काम कर रहे हैं, ये वहां पे रहते भी हैं और उनसे क्या कर रहे हैं, अपना पोषण प्राप्त कर रहे हैं और उनका कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा रहे हैं, ठीक है। ये होता है यहाँ पर, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो अमीबा में पोषण की बात हो रही है, तो अमीबा में पोषण की बात हुई है कि हमने कहा ये अमीबा है, इसका यहाँ पे एक खाद्य पदार्थ है, ठीक है, ये खाद्य पदार्थ दे गया इसको यहाँ पे। फिर यहाँ पे क्या हुआ, इसने इस तरीके से क्या है पदार्थ बनाया, या जिसको हम कहते हैं कूटपद, यानी कि इस तरीके से क्या बनाता है, ये अपने आप को इस तरीके से बनाता है और इस खाने के पदार्थ को यहाँ पर ले लेता है। फिर जैसे ही ये पदार्थ इसके अंदर आता है, ये इसको बंद कर लेता है, ठीक है, और ये इसके अंदर यहाँ पर सेटल हो जाता है, ठीक है, इतनी चीज। चलो, तो अमीबा में पोषण इस तरीके से होता है। और फिर जो भी इसको पचाया, खाना पीना खाया, पचाया, फिर इसको अपनी सतह से बाहर निकाल देता है, जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, ठीक है। तो अमीबा है, भोजन को अपने पादाप की सहायता से घेर लेता है, ठीक है। फिर खाद्य रिक्तिका में जाता है, फिर खाद्य रिक्तिका में जटिल पदार्थ का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है। फिर बचा हुआ जो अपच कोशिका की सतह की ओर गति करता है, ये पदार्थ शरीर से बाहर क्या होते हैं, निष्कासित कर दिए जाते हैं, ठीक है। इतनी चीज ओके है ना। चलो बढ़िया, आगे बढ़ जाते हैं। अब आता है मनुष्य में पोषण। हमने अमीबा में पोषण देखा, अब हम किसकी बात करेंगे, मनुष्य में पोषण देखेंगे। तो जब मनुष्य में पोषण की बात आ रही है, तो सबसे पहले होता है अंतःग्रहण, फिर होता है पाचन, फिर आता है अवशोषण, फिर आता है स्वांगीकरण और फिर आता है बहिक्षेपण। यानी कि अंतःग्रहण से हमने खाना अंदर लिया मुंह से, पाचन में हमारे पेट में उसका डाइजेशन हुआ, पच गया, ठीक है। अवशोषण यानी कि जो भी चीज आपको अवशोषित करनी थी हमारे शरीर को, वो अवशोषित कर ली। स्वांगीकरण हुआ उसका, ठीक है। उसके बाद बहिक्षेपण यानी कि भाई उसको बाहर निकाल दिया, ठीक है, उसको बाहर निकाल दिया अपने जो अपशिष्ट पदार्थ के रूप में, ठीक है। इतनी चीज ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। आहार नाल का मूल रूप से मुंह से गुदा तक का जो विस्तृत एक लंबी नली होती है, कैसी होती है, ये इस तरीके से होती है, ठीक है, ये ऐसे आ जाएगी, ठीक है। चलो, तो इस तरीके से ये आ जाएगा आपके पास, है ना। यहाँ पर आपके पास अग्नाशय आ गया, ये यहाँ लीवर आ जाएगा आपका, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। ये लीवर इस तरीके से आ गया। इसके नीचे क्या आ जाता है, यहाँ पर गॉल ब्लैडर आ जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है आपका, ये है आपका पूरा का पूरा पाचन तंत्र, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। तो हमने बोला कि यहाँ पर क्या है, मुंह से गुदा तक, यानी कि आपका जो मुंह है यहाँ से लेके पूरा यहाँ जो वेस्ट मटेरियल जा रहा है पूरा का पूरा यहाँ जो चल रहा है, ठीक है, ये एक विस्तारित लंबी नली है, ठीक है। ये एक विस्तारित लंबी नली है जो पूरा मुंह से लेके आपके गुदा तक क्या है, यानी कि जो एनएस है वहां तक आई हुई है, ठीक है। चलो, तो देखते हैं सबसे पहला क्या हुआ। देखो, मुंह था, मुंह से दांत, ठीक है, मुंह से दांत में आया, दांत से आपके जीवा में आया, ठीक है, जीवा से आपकी लार ग्रंथि में आ गया। तो मुंह में भोजन का अंतःग्रहण हुआ, दांत ने भोजन को चबाया, जीवा ने भोजन को लार के साथ पूरी तरह मिला दिया और लार ग्रंथि ने क्या कर दिया, उस जो रस निकलता है लार ग्रंथि से, ठीक है, उसे लार कहते हैं। स्टार्च, लार, अमाइलेज, एंजाइम, माल्टोस, शर्करा इसमें होता है, और ठीक है। और क्या करता है, ये पूरे खाने को मिक्स कर लेता है, खाने को एकदम सॉफ्ट बना देता है, ताकि जो हमारी आहार नाल है उसको कोई दिक्कत ना हो सके। फिर भोजन ग्रसिका आती है हमारे पास, ठीक है। यहाँ क्या हो रहा है, मुंह से आमाशय तक भोजन ग्रसिका की क्रमाकुंचन, यानी कि ऐसे 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 ऐसे
ऐसे हमारी ये आहार नाल है ना, इसके अंदर ही ऐसे 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 जाता है, ठीक है, जिसको हम पेरिस्टालिक मूवमेंट कहते हैं, उसके द्वारा ले जाया जाता है, ठीक है। ग्रसिका की मांसपेशियों का संकुंचन और शिथिलन होता है यहाँ पर, ठीक है। फिर यहाँ से कहाँ आता है, ये आपके आमाशय में आ जाता है, आमाशय में आ गया। फिर क्या हुआ, यहाँ होती हैं आपकी जठर ग्रंथियां, आमाशय में क्या है आपकी जठर ग्रंथियां हैं, तो इनमें क्या होता है, पेप्सिन होता है, HCl होता है जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, श्लेष्मा होता है, तीनों चीजें यहाँ पर मौजूद होती हैं। तो पेप्सिन क्या कर रहा है, पाचक एंजाइम है, प्रोटीन का पाचन करता है, ये हमको पता है ये चीज, है ना। फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आता है, अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो कि पेप्सिन की क्रिया में सहायक होता है, और श्लेष्मा क्या करता है, आमाशय के आंतरिक स्तर की अम्ल से रक्षा करता है, ठीक है। ये आपका आमाशय है, ये इसके अंदर यहाँ पर क्या लगा हुआ होता है, पूरा का पूरा यहाँ पे श्लेष्मा होता है, ठीक है, ताकि यहाँ जो आपके अम्लता बन रही है, एसिड बन रहा है, इससे आपके आमाशय को कोई नुकसान ना पहुंच सके, ठीक है। आपने एसिडिटी का नाम सुना होगा ना, बड़े लोग कहते हैं, बहुत से लोग कहते हैं एसिडिटी हो रही है, एसिडिटी हो रही है, तो वो एसिडिटी क्या होती है कि सीने में जलन हो रही है, तो यही होती है कि आग सा महसूस होता है उनको, गर्मी सी महसूस, जलन होती है बिल्कुल, ठीक है। सोचो कि वो एसिडिटी जब हमारे गले में आती है, कभी कभी आपको भी महसूस होती होगी, तो कितनी दिक्कत होती है ना। तो हमारे पेट को सोचो कितना नुकसान पहुंचाएगी। चलो नेक्स्ट फिर आता है शुद्रांत में पहुंच जाता है, तो यहाँ पर आते हैं आपके आंतरस, ठीक है। और ये जो आंतरस है परिवर्तित कर देते हैं यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदलता है, वसा अम्ल में बदलता है और ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन अमीनो अम्ल में यहाँ पे बदल जाता है, ठीक है। फिर सेकेंड स्टेप यहाँ क्या है, यकृत तथा अग्नाशय से श्रावण प्राप्त करता है ये, ठीक है। फिर क्या होता है, यकृत, पित्तरस, पित्त लवण, ठीक है। यहाँ पर क्या काम हो रहा है, इनका जो वसा है यानी कि जो बड़ी गोलिकाएं हैं, ये इनका क्या होता है, इमल्सीकरण हो जाता है यहाँ पर, और ये छोटी छोटी गोलिकाओं में क्या हो जाती हैं, कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है। फिर अग्नाशय का रोल आता है, तो अग्नाशय क्या करता है आपका, अग्नाशयिक रस, यकृत ने क्या किया, पित्त रस दिया, है ना, और पित्त लवण। अग्नाशय क्या करता है आपका, अग्नाशयी रस देता है जिसमें एमिलेज एंजाइम, ट्रिप्सिन एंजाइम और लाइपेज एंजाइम होता है, ठीक है। प्रोटीन ट्रिप्सिन की मदद से पेप्टोन्स में बदलता है, वसा लाइपेज की मदद से वसा अम्ल में, स्टार्च अमाइलेज की मदद से ग्लूकोज में। फिर आ जाते हैं दीर्घरोम, दीर्घरोम क्या काम करते हैं, जिनको हम विलाय बोलते हैं, ये अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं, जितनी इंपॉर्टेंट चीजें उसका अवशोषण करना होता है, तो उसका जो सतही क्षेत्रफल होता है उसको वो बढ़ाने का काम करते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका वृहदांत्र, यानी कि वृहदांत्र क्या होती है, आपकी जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है, हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जल का अवशोषण वर्ज्य पदार्थ गुदा द्वारा शरीर से यहाँ से बाहर कर दिए जाते हैं, इतनी चीज, ठीक है। सबको क्लियर इतनी चीज, तो हमने सारे के सारे देखो यहाँ से पढ़ लिए हैं, ठीक है। आपके मुंह से लेके भोजन ग्रसिका, आमाशय, फिर शुद्रांत और लास्ट में वहद्रांत, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर आ गई हैं, है ना, ठीक है। चलो फिर हम बात करते हैं श्वसन की। तो श्वसन क्या है भाई, कि पोषण प्रक्रम के दौरान ग्रहण की गई जो खाद्य सामग्री है, इसका उपयोग कोशिकाओं में होता है, ठीक है, कोशिकाओं में इसका उपयोग हो रहा है, जिससे विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। जो हमने भोजन खाया उससे क्या हो रहा है, जो खाद्य सामग्री है, तो उस खाद्य सामग्री का उपयोग कौन कर रहा है, हमारी कोशिकाएं कर रही है, क्योंकि उनको ऊर्जा चाहिए बेसिकली, है ना। तो ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिकाओं में भोजन के लिए विखंडन को कोशिकीय श्वसन कहते हैं यहाँ पर, ठीक है, इतनी चीज ओके। चलो, तो ये विभिन्न पथों द्वारा ग्लूकोज का विखंडन कैसे होता है, कि भैया ग्लूकोज है, तो जो 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल होता है आपका, ये 3 कार्बन वाले पायरुवेट में क्या होता है, बदल जाता है, मतलब टूट जाता है बेसिकली, ठीक है। कहाँ, कोशिका द्रव्य में, यानी कि आपका साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब यहाँ पर 3 चीजें होती हैं, 1, 2 और 3, और तीनों में किसी में ऑक्सीजन अनुपस्थित है, किसी में ऑक्सीजन उपस्थित है। पहली बात करते हैं कि अनुपस्थिति, तो यहाँ पर क्या बना आपका, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, ऊर्जा, ये होता है ईस्ट या किण्वन में, ठीक है। ऑक्सीजन का अभाव यहाँ पर भी है, लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा, यानी कि हमारी जो पेशी कोशिकाएं, कभी कभी भागते भागते आपको महसूस होता होगा कि आपकी जो मसल्स हैं पैरों की, उनमें अकड़न आ गई हैं, ठीक है, उनमें दिक्कत हो रही है, आपको मतलब ऐसा लगता है कि मसल्स आपके क्रैम्प आ जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं, ठीक है। तो वो क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पर लैक्टिक अम्ल जो है वो बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है हमारी कोशिकाओं में, इस वजह से, ठीक है। फिर ऑक्सीजन की उपस्थिति आ जाती है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा, ये कहाँ देखने को मिलेगा आपको, माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया क्या है आपका, पावर हाउस ऑफ द
सेल, जो सेल को पावर देने का काम करता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, श्वसन के प्रकार वायवीय और अवायवीय, मतलब कि यहाँ पर क्या है आपका ऑक्सीजन है और यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पर है। ठीक है, वायवीय श्वसन क्या होता है ये देख लेते हैं कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ये ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, इसका मतलब ग्लूकोज का पूर्ण अपचयन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा यहाँ पर मुक्त होती है। कोशिका द्रव्य में वह माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, मतलब यहाँ पे 36 एटीपी मौजूद होते हैं, बनते, जैसे कि हम मानवों में होता है ये। सेकंड अवायवीय, तो यहाँ अनुपस्थिति होती है देखो ऑक्सीजन की। ठीक है, ग्लूकोज का अपूर्ण अपचयन होता है, जिसमें इथेनॉल, लैक्टिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा मुक्त होते हैं। ठीक है, ये केवल कोशिका द्रव्य में होता है, यानी साइटोप्लाज्म में होता है। ऊर्जा यहाँ पर कम होती है, खाली 2 एटीपी होता है, जैसे कि ईस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मानव श्वसन में, तो भैया मानव श्वसन हमारी नाक से शुरू होता है। ठीक है, हमारी नाक से शुरू होता है, तो यहाँ पे क्या हुआ, आपका नासा द्वार है, फिर नासा द्वार से ग्रसनी में आ गया, फिर कंठ में, श्वास नली में, श्वसनी में, श्वसनिका, फुफ्फुस, कुपिका कोश और रुधिर वाहिकाएं। तो देखो इतने सारे स्टेप होते हैं जहां पर आपका श्वसन का काम क्या होता है, पूरा होता है। कितने सारे स्टेप्स में हो रहा है ना, कि मैंने कहा नासा द्वार आ गया पहला आपका, ठीक है, नासा द्वार, सेकेंड आपकी ग्रसनी, ठीक है, फिर कंठ, फिर श्वास नली, फिर श्वसनी, फिर श्वसनिका, फिर फुफ्फुस आ गया आपका, है ना, फिर कुपिका कोश, ठीक है, फिर रुधिर वाहिनी, यह वाहिका। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये प्रॉपर 8 स्टेप्स में क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। ठीक है, 8 स्टेप के अंदर ये खत्म हो रहा है। इतनी चीज ओके। चलो फिर मानव श्वसन क्रिया की जब हम बात करते हैं, तो मानव श्वसन क्रिया देखो, एक होता है अंतः श्वसन, एक होता है उच्च वसन। 2 चीजें आती हैं यहाँ पर कि अगर अंतः श्वसन क्या होता है, तो अंतः श्वसन के दौरान वक्षीय गुहा फैलती है, यानी कि जो आपका चेस्ट पोर्शन है, जब आप सांस लेते हो तो ये बाहर की तरफ आता है, जब आप सांस लेते हो तो, ठीक है, पसलियों से संलग्न पेशियां सिकुड़ जाती हैं। ठीक है, बाहर मतलब ये जो आपका चेस्ट पोर्शन है ये फैलेगा जब आप सांस लोगे तो, है ना, और जो पसलियां हैं वो क्या होंगी, उनके साथ जो पेशियां हैं वो सिकुड़ जाएंगी। ठीक है, वक्ष ऊपर की ओर आता है, यानी कि जो आपका वक्ष है, सांस लेके देखो ये चीज ऊपर की ओर आएगी और बाहर की ओर गति करेगी सांस लेने पे। ठीक है, वायु गुहा में वायु का दाब कम हो जाता है और वायु क्या होती है, फेफड़ों में भर जाती है। ठीक है, नेक्स्ट उच्च वसन, तो यहाँ पर क्या होता है, वक्षीय गुहा अपने मूल आकार में वापस आ जाती है, यानी कि जब आप सांस छोड़ने का काम कर रहे हो तो क्या हो रहा है यहाँ पर, हाँ यहाँ पर ये जो है वापस अपने रिलैक्स पोजीशन में आ जाएगी। पसलियों की पेशियां शिथिल हो जाती हैं, यानी कि वो वापस नॉर्मल हो गई हैं। वक्ष अपने स्थान पर वापस आ जाता है। ठीक है, गुहा में वायु का दाब बढ़ जाता है और वायु कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या होती है, फेफड़ों से बाहर आ जाती है। ठीक है, फिर कुपिका रक्त और ऊतकों के बीच में गैसों का आदान प्रदान है, उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज क्या होती है कि वायु O2 से समृद्ध होती है, कुपिकाओं में होती है, रक्त वाहिकाओं में जाती है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर जो है ऑक्सीजन HbO2 बनाती है। ठीक है, करेक्ट। फिर यहाँ पे क्या हुआ, धमनी द्वारा जो O2 है ऊतकों में पहुंचती है, धमनी द्वारा O2 ऊतकों में पहुंची। फिर क्या हुआ, ऊतक में ग्लूकोज का क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ। फिर ऊतक में CO2 का उत्पादन हुआ। ठीक है, उत्पादन हो गया। जब बड़ी क्लासेस में जाओगे ना तो ये और एक्सप्लेन में सीखोगे, अगली 11th क्लास में इसके बारे में बहुत कुछ है सीखने के लिए। फिर सेकेंड स्टेप में CO2 ऊतकों में है, ठीक है, CO2 फिर रक्त वाहिका में आएगी। फिर CO2 आपका जो है रक्त में विसरण होगा, रक्त वाहिका द्वारा कुपिका में विसरण होगा। फिर CO2 का कुपिका कोश में विसरण होगा और CO2 का मोचन हो जाएगा आपके नासा द्वार से बाहर। तो बेसिकली ये पूरा का पूरा क्या चलता है, आपका पूरा का पूरा प्रोसेस चलता है यहाँ पे। ठीक है, चलो संवहन की बात करते हैं फिर हम। ठीक है, संवहन में क्या है भाई कि मनुष्य में भोजन, ऑक्सीजन और अन्य आवश्यक पदार्थों की निरंतर आपूर्ति करने वाला तंत्र जो है संवहन तंत्र कहलाता है। ठीक है, मानव संवहन तंत्र के मुख्य अवयव इस प्रकार हैं, हृदय, रक्त नलिकाएं, ठीक है, धमनी जिस और शिरा इसमें आते हैं, और वहन माध्यम यानी कि रक्त और लसिका। ठीक है, इतनी चीज ओके।
फिर रक्त की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो कणिकीय अवयव यानी कि रुधिर कणिकाएं, द्रव्य अवयव यानी कि प्लाज्मा। ठीक है, तो अगर मैं रुधिर कणिकाओं की बात करते हैं तो इसमें लाल रक्त कणिकाएं आपके पास आ जाएंगी। O2 CO2 का वहन, हीमोग्लोबिन रक्त को लाल रंग देना, ठीक है, ये काम है यहाँ पर। श्वेत रक्त यानी कि आप, ये हो गई आपकी आरबीसी, ठीक है, ये है आपकी WBC, ठीक है, और ये है आपकी पट्टिकाणु जिसको हम कहते हैं, पट्टिकाणु यानी कि प्लेटलेट्स। ठीक है, 3 चीजें यहां पर आ गई हैं। तो कणिकाएं शरीर को रोग मुक्त करने में सहायक है, यानी कि WBC क्या करती है, रोग मुक्त करने में मदद करती है, यानी कोई भी आपका इन्फेक्शन करने वाले कीटाणु शरीर के अंदर आ रहे हैं उनको ढिशुम ढिशुम करके मार भगाने का पूरा काम करती है। ठीक है, प्लेटलेट्स क्या करती है, रक्त का थक्का बनाती है, यानी कि कभी इन केस आपके चोट लग जाती है तो आपका खून निकल आता है, तो देखा है वो जो खून होता है थोड़ी देर में अपने आप जम जाता है। क्यों जम जाता है, इन्हीं प्लेटलेट्स की वजह से जमता है। जिनके शरीर में प्लेटलेट्स कम होती हैं, ठीक है, उनके शरीर में रक्त का थक्का यानी कि जो ब्लड क्लॉटिंग जिसको हम कहते हैं वो नहीं होती है। ठीक है, फिर आता है आपका प्लाज्मा यानी कि द्रव्य अवयव। तो ये पीले रंग का तरल पदार्थ है जिसमें 90% जल होता है। शेष अवयव क्या है, जैविक प्लाज्मा प्रोटीन जैसे कि एल्ब्यूमिन, ग्लोबुमिन, ठीक है, अजैविक जो है कौन है वो खनिज तत्व होते हैं। ठीक है, फिर आता है रक्त वाहिका जिन्हें हम धमनी और शिरा कहते हैं, जहां पर आते हैं। तो धमनी क्या है, ऑक्सीकृत रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक लेके जाती है ना। अपवाद क्या है, फुफ्फुस धमनी। ठीक है, धमनी की भित्ति मोटी होती है और लचीली होती है, याद रखना इसमें वॉल्व नहीं होते हैं, सतही नहीं होती है, ऊतकों के नीचे पाई जाती हैं और ये क्या होते हैं, सतह। ठीक है, चलो शिरा की बात करते हैं। तो विभिन्न अंगों से क्या होता है, अनऑक्सीकृत रुधिर इकट्ठा होता है और वापस हृदय में लेकर आते हैं ये। ठीक है, और अपवाद इसका फुफ्फुस शिरा है। शिरा की भित्ति कम मोटी होती है और लचीली होती है, यहाँ पर वॉल्व होते हैं और ये सतही होती है, याद रखना। ठीक है, दोनों में डिफरेंसेस आ जाते हैं, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, देखो नंबर 1 स्टेप हमारा, ठीक है, आपके फेफड़े हैं, है ना। नंबर 1 स्टेप, फुफ्फुसीय शिरा ऑक्सीजनीकृत रुधिर लेके जा रही है। नंबर 2 बायां अलिंद दायां निलय यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे रुधिर आया, यहाँ से कहाँ जाएगा, प्रमुख धमनी में यानी महाधमनी में जाता है, शरीर के अंगों में पहुंचता है, यहाँ से विऑक्सीकृत रुधिर आता है। ठीक है, ये कहाँ जाएगा, आपके दाएं अलिंद में, फिर दायां निलय से ये कहाँ वापस पहुंच जाएगा, आपका फुफ्फुस में पहुंच जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, मानव हृदय एक पंप की तरह होता है जो सारे शरीर में रुधिर का परिसंचरण करता है। पंप देखा है ना, घर में मोटर चलाते हो तो मोटर पूरे घर में पानी पहुंचाती है, बस हमारा दिल भी ऐसा ही होता है, वो पंप करता है और पूरे शरीर में खून पहुंचता है। अलिंद की अपेक्षा निलय की पेशी भित्ति मोटी होती है क्योंकि निलय को पूरे शरीर में अधिक रक्तचाप से रुधिर भेजना होता है, इसलिए। ठीक है, हृदय में उपस्थित वॉल्व रुधिर प्रवाह को उल्टी दिशा में रोकना सुनिश्चित करते हैं। फिर आता है लसिका, ये तरल ऊतक है जो रुधिर प्लाज्मा की तरह ही है लेकिन इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होते हैं। ठीक है, और लसिका वहन में सहायता करता है। फिर आता है पादपों में वहन। ठीक है, तो इसमें जाइलम और फ्लोएम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पादपों की बात करते हैं तो ये क्या है, एक अवयव है पादप तंत्र का जो मृदा से प्राप्त जल और खनिज लवणों का वहन करता है। जाइलम की बात हो रही है, जबकि फ्लोएम पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषित उत्पादों को पौधे के अन्य भागों तक लेके जाता है। जड़ व मृदा के मध्य आयन सांद्रण में अंतर के चलते जल मृदा से जड़ों में प्रवेश कर जाता है तथा इसी के साथ एक जल स्तंभ निर्माण हो जाता है जो कि जल को लगातार ऊपर की ओर धकेलता है। यही दाब जल को ऊंचे वृक्ष के विभिन्न भागों तक लेके जाता है। मतलब कि दाब जो होता है, अगर सोचो ना इतने बड़े बड़े पेड़ है, ऊपर तक पानी कैसे जा रहा है, तो इसी दाब की वजह से जा रहा है। ठीक है, इसी दाब की वजह से जा रहा है, वरना ऊपर के तो सूख जाएंगे पत्तियां और नीचे की हरी हरी रह जाएंगी अगर ये काम नहीं करेगा तो यही जल पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में वातावरण में विलीन हो जाता है, जिसको हम वाष्पोत्सर्जन यानी कि इवापोरेशन कहते हैं। इस प्रक्रम द्वारा पौधों को निम्न रूप से सहायता मिलती है। ठीक है कि ठीक है, सहायता मिलती है तो हमने बता दिया है। ठीक है, चलो फिर फ्लोएम, ये भोजन और दूसरे पदार्थों का स्थानांतरण करता है पौधे में। ठीक है, कि प्रकाश संश्लेषण के लिए विलय उत्पादों का वहन स्थानांतरण कहलाता है जो कि फ्लोएम ऊतक द्वारा होता है। ठीक है, पत्तियों से पौधों के शेष भागों में ऊपरी मुखी तथा अधोमुखी दोनों दिशाओं में जाता है, मतलब ऊपर और नीचे दोनों की तरफ जा रहा है। फ्लोएम द्वारा स्थानांतरण ऊर्जा के प्रयोग से पूरा होता है, अतः सुक्रोज फ्लोएम ऊतक में एटीपी ऊर्जा से क्या होता है, परासरण बल द्वारा स्थानांतरित होता है। तो यहाँ पर कौन सा बल लगता है, याद रखना, परासरण लगता है। ठीक है, फिर आता है मानव में उत्सर्जन यानी कि एक्सक्रीशन की बात कर रहे हैं ह्यूमंस में हम। तो जैव प्रक्रम जिसमें जीवों में उपापचयी क्रियाओं में जनित हानिकारक जो नाइट्रोजन वेस्ट होता है, ठीक है, उसका निष्कासन करना यानी कि शरीर से बाहर निकाल देना उत्सर्जन कहलाता है।
एक कोशिकीय जीव इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर की सतह से जल में विसर्जित कर देते हैं। अब अगर मानव में उत्सर्जन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कौन कौन से अंग आते हैं भैया, एक जोड़ा किडनी आ जाती है आपकी, एक जोड़ा मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय और एक मूत्र मार्ग, ठीक है, ये सब यहाँ आ जाते हैं। ये देखो इस तरीके से, ठीक है, ये क्या है आपकी वृक्क, ठीक है, ये यानी कि किडनी है, इसके ऊपर ये इस तरीके से आ रही है कैप जैसा स्ट्रक्चर जो है, ये आपका एड्रिनल ग्रंथि है जिसको हम अधिवृक्क कहते हैं, ठीक है, ये वृक्क है यानी कि किडनी, ठीक है, ये महाधमनी आ जाएगी इस तरफ, ये आपका क्या आ रहा है मूत्राशय आ जाएगा, ये मूत्र मार्ग है यहाँ पर, ठीक है, और ये क्या है आपकी मूत्रवाहिनी है, ये क्या है आपका वृक्क शिरा, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर ये पूरा का पूरा सिस्टम आपको मानव उत्सर्जन तंत्र देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर वृक्क में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया की बात करेंगे तो वृक्क संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है इसकी वृक्काणु, जिसको हम नेफ्रॉन कहते हैं, ठीक है। इसके मुख्य भाग इस प्रकार हैं, केशिका गुच्छ यानी ग्लोमेरुलस, ये पतली भित्ति वाला रुधिर कोशिकाओं का गुच्छा होता है। बोमन संपुट, नलिकाकार भाग और संग्राहक वाहिनी, ये इसके मेन भाग आ जाते हैं इस तरीके से। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ से रक्त अंदर आ रहा है और यहाँ से रक्त बाहर जा रहा है, ठीक है, इतना याद रखना। फिर केशिका गुच्छ ये होता है, यहाँ पे गुच्छ वैसे जैसे गुच्छे होते हैं ना, तो इस तरीके से मौजूद होती है, ठीक है। जिस हाँ यहाँ पर ये है आपका बोमन संपुट, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो भी कुछ होगा छन जाएगा, ठीक है, और वो छन के यहाँ 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 इस तरीके से, ये जो नलियां दिख रही है आपको ऐसे, ये जो ऐसे करके जा रहा है, ये ऐसे ऐसे, ये इस तरीके से, ठीक है, इनमें जाएगा। ये क्या करेगी, सब कुछ निकाल देती है, जो भी इसको लगता है वेस्ट निकाल देती है। लेकिन फिर जो ये नलियां होती है ना, ये कहती है कि भाई रुको, ऐसे कैसे कर रहे हो तुम, ऐसे हर चीज बाहर नहीं निकाल सकते शरीर में से, ठीक है। तो यहाँ पर जो इनको लगता है इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे आपका कुछ सॉल्ट हो गए, कुछ आयंस हो गए, पानी हो गया, इनको है ना क्या कर लेगी, अमीनो एसिड्स हो गए, तो इनको वापस रीस्टोर कर लेगी, और जो उसके बाद वेस्ट मटेरियल है वो आगे पास कर देगी, और ये आती है आपकी संग्राहक। ये क्या है, संग्राहक नलिका। तो ये जो यूरिन यहाँ बच जाएगा, जो मूत्र बच जाएगा, वो यहाँ पर स्टोर हो जाता है, ठीक है। और जब आपको जो है वॉशरूम जाना होता है, यूज करने टॉयलेट जाना होता है, तो यहाँ से जो होता है फिर वो आगे जाता है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर आपके जो है पूरा हो जाता है, ठीक है, ओके। और इसी के साथ फिर हमने आज का ये पूरा चैप्टर फटाफट से शॉर्ट में क्या कर लिया है, खत्म कर लिया है। उम्मीद करती हूँ कि ये चैप्टर आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा, है ना। और इतने शॉर्ट टाइम में हमने पूरा चैप्टर, जो आप बहुत आराम से धीरे धीरे पढ़ते हो, हमने शॉर्ट टाइम में कंप्लीट कर लिया है, वो भी एक एक सारे मतलब एक एक टॉपिक को कवर किया है, कुछ यहाँ पे छोड़ा नहीं है। तो इस उम्मीद के साथ कि क्लास में मजा आया होगा, सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। चलती हूँ मैं, ठीक है, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा।